सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बारिश के दूसरे स्पेल का आगाज आज से होगा। मूसलाधार बरसात से जलथल एक होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में ठंड बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हैदराबाद, सक्खर और दादू में भी तेज बारिश होगी। नवाबशाह, मिट्टी, ठट्ठा और मुंजोदाड़ो में मीघा बरसेगी। सिविल एविएशन ने कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कराची में तेज बरसात मुतवक्के, सर्द तूफानी हवाएं चलने का इम्कान, शदीद सर्दी दांत बजा देगी। शहर कायद में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज दाखिल होगा, बेशतर मकामात पर जलथल एक कर देगा। महकमा मौसमियात ने ठंड बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में बारिश का सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। सिविल एविएशन ने तमाम शोबों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। हैदराबाद, सक्खर, दादू में भी तेज बारिश होगी। नवाबशाह, मिट्टी, ठट्टा और मोहिंजोदड़ो में मेघा बरसेगी। और मुल्क में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी की बर्फपोश वादी का रुख कर लिया। गवादर, पसनी, जीवनी और कुलदान में मूसलाधार बरसात हुई। टोबर टेक सिंह और गर्दनवा में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डीजी मेट है हमारे साथ मोहम्मद रियाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची की बात करूंगी मैं सबसे पहले तो कि कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या बताएंगे आप, ठंड में मजीद कितना इजाफा होने जा रहा है? जी, जाहिर है चूंकि पूरे मुल्क में वेदर सिस्टम जो अप्रोच किया हुआ है पूरे मुल्क में रहेगी, जिसमें बलूचिस्तान के अलावा डेफिनेटली सिंध में भी और बाकी जो प्रोविंसेस है उनमें भी इनकी बारिश की चांसेस रहेगी। जो पहाड़ी इलाके हैं और जो बर्फ स्नोफॉल पोटेंशियल एरियाज है उसमें बर्फबारी भी रहेगी, तो डेफिनेटली टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर सकती हैं और इसमें जो शिद्दत है सर्दी का वो मज़ीद बढ़ेगी। रियाज साहब, ये सिलसिला कब तक जारी रहने का इम्कान है बारिश का, खासतौर पर सिंध में? ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सैटरडे और संडे तक इसकी चांसेस बन रही है, सैटरडे संडे तक। अच्छा, कराची में ये जो दूसरा स्पेल आएगा सर्दी का, ये कितने रोज तक जारी रहेगा? उसके बाद तीसरे के बारे में क्या पेशगोई करेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली ये चूंकि जनवरी स्टार्ट हो चुकी है और उसमें दरियात काफ़ी शदीद सर्दी रहती है, तो मतलब आगे 3-4 दिन तो जब भी बारिश खत्म होगी उसके बाद 3-4 दिन मजीद टेम्परेचर कम होगी, सर्दी की शिद्दत रहेगी, उसके बाद राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे वेदर सिस्टम से जो कोल्ड एयर मास है वो भी आगे आएगी और ख़ासकर जो स्नोफॉल बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें तो उनका भी टेम्परेचर, खासकर कराची जो प्रेडिक्शन है उसकी वजह से टेम्परेचर कराची में भी फॉल हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये जो हफ्ता है ये पूरा तकरीबन सर्दी का है और इससे आगे भी हफ्ता इसमें शिद्दत रहेगी सर्दी की। रियाज साहब, सिंध और बलूचिस्तान की तो बात हो गई, पंजाब में क्या सूरत हाल रहेगी इस दौरान और ख़ासतौर पर शुमाली इलाका जात में क्या बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जो मैंने बता दिया कि ये तकरीबन 4-5 दिन सिस्टम रहेगा और उसमें जो शुमाली इलाके हैं बिल्कुल जो इवन इंक्लूडिंग सवात के जो वादी है और मरी समेत ये बर्फबारी की जो पोटेंशियल एरिया जितने भी है उन सब में बर्फबारी की रहेगी और साथ साथ मतलब ज़्यादा बर्फबारी के चांसेस है। सिमिलरली खासकर जो सड़कें हैं उनमें भी वो ब्लॉक हो सकती हैं और स्लाइडिंग भी हो सकती है। अच्छा रियाज साहब, जैसा कि मौसम पूरी दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, सर्द मौसम के हवाले से आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? पाकिस्तान में कब तक जो है वो सर्द मौसम रहेगा? पाकिस्तान में तो काफ़ी हद तक ये श्रिंक हुआ है, जिस तरह नवंबर में आपने देख लिया है और जो हमारे भाई सब ने देख लिया कि नवंबर में कोई सर्दी नहीं रही, टेम्परेचर ज़्यादा फॉल नहीं रहा। दिसंबर में मिड के बाद ही फॉल होना शुरू हो गया ज़्यादा, और तो सर्दी के जो पीरियड है वो वैसे ही श्रिंक हो रही है, कोई बढ़ नहीं रही है। अब आगे जो सर्दी है वो एंटायरली डिपेंड करते हैं कि बारिश के साथ ही होगी, कि बारिश होगी तो सर्दी टेम्परेचर कम होगी और शिद्दत बढ़ेगी। अदरवाइज अगर टेम्परेचर अगर बादल नहीं है और बारिश नहीं है तो फिर इवन फरवरी में भी मौसम तब्दील हो जाएगा। और ठीक है मोहम्मद रियाज साहब, मुल्क भर के मौसम के हवाले से आपने हमें आगाही फरहाम की, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको अहम खबर देंगे ठरी मीरवाह से। रानीपुर के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है। 5 अफराद इस हादसे में जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंची और जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच में 70 अफराद सवार थे और बस तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। 5 अफराद इस हादसे में जाँ बहक और 15 जख्मी हुए हैं। और अब जिक्र वबाई सूरत हाल का। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मौलिक वबा से मरने वालों की तादाद 28,937 हो गई। मुल्क में एक दिन 44,198 टेस्ट किए गए, जिनमें से 630 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 1.42% रही। 641 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वायरस के जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है और तादाद 138 हो गई। कराची में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ओमिक्रॉन के 21 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई तादाद 54 हो गई है। पंजाब में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। NCOC ने ओमिक्रॉन का रास्ता रोकने के लिए बूस्टर वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया है। मुल्क भर में 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में पंजे गाड़ लिए। यूरोप से लेकर अमेरिका तक सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। केसेस और अमवात बढ़ने लगी। कोरोना की नई लहर के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने कड़ी पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कई ममालिक ने कोरोना पाबंदियां आयद कर दी। इज्जत के साथ खेला, इज्जत के साथ जा रहा हूँ, शुक्रिया पाकिस्तान। साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 18 साल ग्रीन शर्ट जेब तन करने पर फख्र है। करियर के दौरान सपोर्ट पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते जा रहा हूँ। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की हैसियत में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिकवा कर डाला। कहा चेयरमैन PCB से माजी करीब में मुलाकात की मुतादिद कोशिशें की, कामयाब न हो सकी। वो रिटायरमेंट के ऐलान से कबल PCB की टॉप मैनेजमेंट को आगाह करना चाहते थे। जुमे को बिलाखिर होने वाली रमीज़ादा से मुलाकात में उन्होंने बोर्ड के सरबराह के तौर पर अपने फैसले से उनको मुत्तला किया। पाकिस्तानी स्टार ऑलराउंडर और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की चेयरमैन PCB रमीज़ादा के साथ जारी सर्द जंग मंतकी अंजाम को पहुंची। प्रोफेसर के नाम से मशहूर साबिक ओपनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि वो फख्र के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट इकबाल जमील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़ की, जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आपके ख्याल में क्या ये जो उन्होंने फैसला किया है वो दुरुस्त था? अब वक्त था रिटायरमेंट लेने का? जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। रजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब आप ये देखें कि मेरे अपने हिसाब से मोहम्मद हफीज ने थोड़ा सा 2 साल डिले किया। उनको 2 साल देखिए, हमेशा उन लोगों को याद रखा जाता है जो अपने ट्विलाइट ऑफ द कैरियर में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करें। रिकी पॉन्टिंग है, सचिन तेंदुलकर है, इमरान खान है। इन्होंने अपने ट्विलाइट ऑफ कैरियर में क्रिकेट को ख़त्म कर दिया जब वो टॉप पे थे। हफीज़ का भी वक्त ये था। मेरे हिसाब से तो इन्होंने 2 साल डिले किया और शोएब मलिक को भी चाहिए कि वो अब स्टेप डाउन हो जाए। इट्स इनफ, इसलिए कि जो परफॉर्मेंस ये थी, पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की। नो डाउट इट वाज डिले डिसीजन, लेकिन चलिए ठीक है कि मतलब उनको धुतकारा नहीं गया। ऐसा ना होता कि T20 से भी उनको हटाया जाता। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स का ये मसला रहा कि वो आखिरी वक्त तक चिमटे रहते हैं जब तक कि उनको डोज ना दिखा दिए जाएं। तो हफीज ने वो नहीं किया। हफीज वो क्रिकेटर थे जिनको प्रोफेसर के नाम से याद किया जाता था। उनका क्रिकेटिंग ब्रेन बड़ा जबरदस्त था और सारी बात यह है कि मैं उनको क्रिकेटिंग ब्रेन से उनको एक ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया था जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जब उन्होंने और अजहर अली ने ये स्टैंड लिया कि जो प्लेयर्स गिल्टी हैं, जिन्होंने करप्शन में इन्वॉल्व हैं, मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, इनको वापस ना लिया जाए। तो उनको ये कहा गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अल्लाह रहम करे, उन्होंने ये कहा कि जनाब
अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो खेलें वरना जाएं, हम तो ये तो खेलेंगे। ये जब आलम है, इस पे स्टैंड लेना कितने टीम में कितने प्लेयर हैं, 15, 14, 16, लेकिन स्टैंड सिर्फ 2 ने लिया। उसका नाम क्या, मोहम्मद हफीज ने। भुगते भी एक वेटरन आदमी है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। सबसे बड़ी बात है क्रिकेटिंग माइंड बड़ा है उनका, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाज़ औक़ात उनकी जो प्लानिंग होती है वो फेल होती है, बाज़ औक़ात वो जीतती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद हफीज का नाम पाकिस्तान के लिए हमेशा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ऑफ स्पिन शोविंग की बॉलिंग जो थी, जो पाकिस्तान में तकरीबन बिल्कुल खत्म थी, उसको जिंदा रखा। बहुत बड़े प्लेयर थे और सबसे बड़ी बात है 12,700 के करीब उन्होंने रन बनाए। और सबसे ये बात बड़ी अहम है कि 55 टेस्ट खेले, 218 ओडीआईज खेले, 119 आप ये देख लीजिए 119 T20 खेले। इससे बड़ा इकबाल साहब, रन्स के साथ साथ हफीज ने जो है वो बॉलिंग में भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और खासतौर पर अगर बात की जाए लेफ्ट हैंडेड बैटर्स की तो उनके लिए खास नाइटमेयर साबित होते थे वो। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको कहा ना कि रजी कि मतलब पाकिस्तान में जो स्पिन ऑफ स्पिन बॉलिंग के बॉलर्स ही नहीं थे, बहुत कम बॉलर्स थे। तो मोहम्मद हफीज जो थे 2002 में जब आए तो ऑफ स्पिनर जो बॉलिंग थी उस शोबे को उन्होंने जगा दिया और अपने कई विकेट उन्होंने ली, और बड़े अच्छे बॉलर्स थे और प्लानिंग के साथ बॉलिंग करते थे। खासतौर पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो थे उनके लिए बड़ा मुश्किलात का सबब बनते थे, इसलिए गेंद को वो फ्लाइट भी देते थे और फिर अपनी फील्ड पेसिंग करते थे। वो कप्तान की बात कम सुनते थे इस मामले में, अपनी खुद फील्ड पेसिंग करते थे जब वो कप्तान नहीं थे। बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वो। अच्छा, बात आपसे ये करना चाह रहे हैं कि जाते जाते जो कुछ कंप्लेंट्स वो करके गए हैं, खास तौर पर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा और उनके दरमियान जो चपकलिश चल रही थी, अभी भी जाहिर है वो चल ही रही है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्हें आगाह तो करना था इतने बड़े फैसले से, लेकिन उन्होंने उनसे राबता नहीं किया। जो उनकी एक कोशिश थी वो यही समझ रहे थे पीसीबी चेयरमैन के जी वो पीएसएल में जो उन्हें कैटेगरी दी है उस पर वो बात करना चाह रहे हैं। ये जो सिलसिला एक चलता रहा इन दोनों के बीच में, क्या वजह ये बनी रिटायरमेंट की? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि मोहम्मद हफीज इज ब्रेव इनफ कि उन्होंने सबके सामने, प्रेस के सामने ये बात खोल दी, दिल के अंदर कुछ नहीं रखा, इसलिए कि उनको पता था कि लगी लिपटी रखने से बेहतर ये है कि आप अपनी चीज़ों को उगल दें। उन्होंने ये कह दिया, अपनी शिकायत उन्होंने बता दी, बिल्कुल ठीक बात है। और उनको साइंस मिल रहे थे कि मतलब ही वोंट बी अवेलेबल, तो जो ऑस्ट्रेलिया में T20 होने वाला उसमें शायद उनको शामिल ना किया जाए, तो ये बेहतर बात है। और देखें, ये चपकलिश चलती रहती है, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं यहाँ, यस मास्टर्स बहुत होते हैं। हाँ, यस सर, एवरीथिंग इज ओके, वेरी फाइन। हफीज, मैंने आपको कहा ना, प्रोफेसर नाम इनका रखा गया था, ऐसे नहीं रखा गया था, प्लानर थे जो कैलकुलेटेड मूव करते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन में उनकी मिस्टेक हुई, अगर वो 2018 में या 20 में वो रिटायरमेंट ले लेते दैट वुड हैव बीन फाइन। लेकिन बैल ठीक है, रमीज राजा के साथ उनके साथ चलता है। रमीज राजा उनकी एक अलग स्टाइल है, वो कहते हैं कि इट्स मी, वो अपने स्टाइल के मुताबिक बात करते हैं, वो कहते हैं कि डिसीजंस मेरे होंगे। और जाहिर सी बात है रमीज राजा को एडमिनिस्ट्रेशन का भी तजुर्बा है, क्रिकेट का भी तजुर्बा है, एक एक प्लेयर्स को वो जानते हैं कि किसकी पोटेंशियल क्या है क्या नहीं है। तो वो देखिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले आदमी नहीं है। और लाइकवाइज ये शायद अब सर्द जंग अब खत्म हो गई, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट से मोहम्मद हफीज चले गए, तो ये सर्द जंग ये जारी रहती। अगर ये टीम में रहते और इंटरनेशनल रिटायरमेंट ना लेते तो बताओ इससे अल्टीमेट इफेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पड़ता, इसलिए कि चेयरमैन ऑफ एक मेन बिल्कुल तमाम तर कंट्रोवर्सीज के बावजूद हफीज एक बड़े खिलाड़ी थे। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।